देखिए, आज की कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये उस पावर की कहानी है जो हर सदी में बदल जाती है। ये उन सुपर पावर्स की कहानी है जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को अपना चेस बोर्ड बना दिया। और आज भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखते हैं, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, इन सब के पीछे एक ही चीज है, ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया कोयले पर चल रही थी। स्टीम इंजन, फैक्ट्रियां, युद्धपोत, सब कुछ। फिर 1910 में एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के विंस्टन चर्चिल ने कहा, अब हम कोल नहीं, तेल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि तेल हल्का था, तेज था और युद्ध जिताने वाला था। एक कोल शिप जहां 10 नॉट चलता था, वहीं तेल शिप 20 नॉट्स तक पहुंच जाता था। लेकिन समस्या यह थी, ब्रिटेन के पास तेल नहीं था और तेल था मिडिल ईस्ट में। और उसी पल से शुरू हुआ तेल के लिए वॉर्स का एंडलेस एरा। जिसके पास तेल, उसके पास पावर। मिडिल ईस्ट पर ऑटोमैन एम्पायर का 600 साल पुराना राज था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान यह साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस जीत की तरफ बढ़ रहे थे और तभी शुरू हुआ असली खेल। 1916 साइक्स पिको अग्रीमेंट, एक टेबल, एक मैप और लाल पेंसिल से खींची गई कुछ लाइनें। ब्रिटेन के मार्क साइक्स और फ्रांस के फ्रांसिस पिको ने मिलकर तय कर लिया, फ्रांस को मिलेगा सीरिया और लेबनान, ब्रिटेन को मिलेगा इराक, जॉर्डन और पैलेस्टाइन। ना किसी अरब से पूछा गया, ना किसी कबीले से। पूरे क्षेत्र के लोग इस बात से अनजान थे कि उनके घर, उनकी धरती कागज पर बांटी जा रही है। परिणाम? कुछ ही स्ट्रोक्स में परिवार टूट गए, सीमाएं मिट गईं, सदियों पुरानी पहचान बिखर गई। इराक में सुन्नी, शिया, कुर्द, सबको एक आर्टिफिशियल देश में डाल दिया गया। सीरिया में अलग अलग कम्युनिटीज को फोर्स करके एक बना दिया गया, बिना ये सोचे कि आने वाली पीढ़ियों में इससे कितने संघर्ष पैदा होंगे। ये लाइनें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थीं, ये टाइम बॉम्ब्स थीं जो आज तक फट रही हैं। आज जो सिविल वॉर्स आप देखते हैं, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, इनकी जड़ें यहीं दबी हुई हैं। 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया और स्टेज पर आया एक नया प्लेयर, अमेरिका। ब्रिटेन के हाथों से मिडिल ईस्ट का कंट्रोल धीरे धीरे अमेरिका के हाथ में आ गया। अमेरिका ने बहुत स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने कहा, हम कॉलोनाइजर नहीं हैं, हम लिबरेटर्स हैं, हम डेमोक्रेसी फैलाने आए हैं। बातें अच्छी थीं, लेकिन असली खेल कुछ और था। जिसने तेल को कंट्रोल किया, वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। Ready and willing to employ all means necessary. 1951 ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक ने कहा, हमारे देश का तेल सिर्फ हमारे देश का है। उन्होंने फॉरेन तेल कंपनियों को निकालने का फैसला किया, लेकिन अमेरिका को यह हजम नहीं हुआ। 1953 CIA ने ऑपरेशन एजैक्स चलाया, ईरान की चुनी हुई गवर्नमेंट को गिरा दिया, मोसादेक को हटा दिया और सत्ता में लाया गया शाह ऑफ ईरान, एक ऐसा रूलर जो अमेरिका के इशारों पर चलता था। और फिर आया 1973, वो साल जब अरब देशों ने पहली बार अपनी ऑयल पावर दिखाई। ऑयल एम्बार्गो, तेल की सप्लाई रोक दी गई। अमेरिका और यूरोप हिल गए। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गईं, दाम आसमान छूने लगे, वर्ल्ड इकोनॉमी डगमगा गई। और अमेरिका ने सबक सीखा, तेल को सिर्फ खरीदना नहीं, तेल को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से बैकडोर डील की। सऊदी ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा और यहीं जन्म हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम का। दुनिया को तेल चाहिए तो पहले डॉलर लो, फिर डॉलर से तेल खरीदो। और इसी एक मूव ने डॉलर को बना दिया वर्ल्ड बॉस। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन शांति नहीं आई। शुरू हो गया कोल्ड वॉर, एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां कम थीं पर चालें ज्यादा। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ USSR। मिडिल ईस्ट अब प्राइज पोजेशन बन चुका था। कहीं कूज हो रहे थे, कहीं पपेट गवर्नमेंट्स लाई जा रही थी, कहीं रेवोल्यूशंस हो रहे थे। असली लड़ाई ऑयल चोक पॉइंट्स और एक्सेस रूट्स की थी। सीरिया, इजिप्ट, इराक USSR की तरफ झुकने लगे, वहीं सऊदी, कुवैत, गल्फ किंगडम्स US की प्रोटेक्शन में थे। लड़ाई अब पाइपलाइंस और ट्रेड रूट्स की बन गई थी। 1979 ईरान रेवोल्यूशन, शाह की सरकार गिर गई, अमेरिकन बैक्ड मोनार्की खत्म हो गई और आया एक नया इस्लामिक शासन
जो ओपनली वेस्ट के खिलाफ था। यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका था। सऊदी अरेबिया सहित अरब राजघरानों में डर फैल गया। तेल की पूरी पॉलिटिक्स हिल गई। यूएसएसआर ने इस केओस को मौका माना और शुरू किया ऑपरेशन अफगानिस्तान। सोवियत सेना अफगानिस्तान में घुसी। असल मकसद था स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना, मिडिल ईस्ट के और करीब पहुंचना। अगर मॉस्को मिडिल ईस्ट के तेल राउट्स पर असर डाल देता तो पूरा पेट्रो डॉलर सिस्टम हिल सकता था। अमेरिका घबरा गया। व्हाइट हाउस ने समझ लिया ये सिर्फ काबुल की बात नहीं है, ये आगे चलकर रियाद, तेहरान, सुएज कनाल तक पहुंच सकता था। अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉर का तरीका अपनाया। The Soviet Union must realize that its decision to use military force in Afghanistan will be costly to every political and economic relationship it values. यूएस ने पैसे दिए, हथियार दिए, CIA ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने रास्ता दिया। अफगान पहाड़ियों में बंदूकें पहुंचाई गईं, आइडियोलॉजीज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। 10 साल चली ये लड़ाई। धीरे धीरे यूएसएसआर फंसता चला गया और फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा कोलैप्स। Alarming reports are heard from Moscow. 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और बना रशिया। झंडा बदल गया, नाम बदल गया, नक्शे बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, तेल और गैस अब भी रशिया के पास थे। यूरोप की इकोनॉमी, इंडस्ट्री, घरों की हीटिंग, सबका आधार था गैस, और रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार थे। रशिया ने सोचा, अगर यूरोप को गैस मेरे रास्ते से मिलेगी तो यूरोप मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकेगा। इसके लिए बाल्टिक सी के नीचे से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस बनाई गई, सीधे रशिया से जर्मनी तक नॉन स्टॉप सप्लाई। एक समय यूरोप की 40% गैस सिर्फ रशिया से आती थी। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह एनर्जी चोक सिस्टम था। रशिया का मैसेज क्लियर था, अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो तुम्हारे घर ठंडे हो जाएंगे, तुम्हारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। यूरोप पर रशिया की यह पकड़ अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी। यूरोप उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, समुद्र के नीचे धमाके हुए, नॉर्थ स्ट्रीम फट गई। यह अचानक था या सोची समझी साजिश? ऑफिशियली अभी भी मिस्ट्री है। अब यूरोप के पास कोई ऑप्शन नहीं था। गैस चाहिए थी, सर्दी आ रही थी, और उसी पल अमेरिका ने दरवाजा खोला। हम गैस देंगे, लेकिन अपनी कीमत पर। यूरोप को अमेरिका की महंगी LNG पर आना पड़ा। पाइपलाइन फटी, पावर इक्वेशन भी फट गए, और यहां कहानी खत्म नहीं होती। अब 21वीं सदी का असली खेल शुरू हो चुका है। दुनिया अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, और अमेरिका किसी भी कीमत पर अपना कंट्रोल ढीला नहीं करना चाहता। वेनेजुएला, दुनिया का वो देश जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, यानी दुनिया के कुल तेल का 17%, और अमेरिका जानता था अगर वेनेजुएला का तेल किसी और के हाथ में गया तो अमेरिका की पेट्रो डॉलर मोनोपोली खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वेनेजुएला पर कंट्रोल करना जरूरी था। 3 जनवरी 2026 को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, महीनों की प्लानिंग, CIA एजेंट्स वेनेजुएला में घुसे। मादुरो की हर हरकत मॉनिटर की गई। कैरिबियन सी में अमेरिकन वॉरशिप्स तैनात थे। ट्रंप ने मादुरो को आखिरी वार्निंग दी, आत्मसमर्पण कर दो। मादुरो ने ब्लफ समझा। Venezuela has condemned President Trump's warning that its airspace should be considered closed as a colonialist threat. अब वेनेजुएला पर अमेरिका का सीधा कंट्रोल है। ट्रंप ने खुलकर कहा, हम वेनेजुएला को चलाएंगे, हम उनके तेल को बेचेंगे, जब तक चाहें तब तक चलाएंगे। पहली ही बिक्री में $500 मिलियन का तेल बिक गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वेनेजुएला की बात है, या ये एक नए युग की शुरुआत है? एक ऐसा युग जहां तेल के लिए सीधा मिलिट्री इंटरवेंशन होगा, जहां गवर्नमेंट्स गिराई नहीं जाएंगी बल्कि सीधे कैप्चर की जाएंगी, जहां रिसोर्सेज के लिए सॉवरेंटी की कोई परवाह नहीं होगी। तेल ने कई देशों को सुपर पावर बनाया, तेल ने कई देशों को बर्बाद किया। कई युद्ध धर्म के नाम पर दिखते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, आपको हर बार कहीं ना कहीं कोई पाइपलाइन जरूर मिलेगी। ये कहानी इतिहास नहीं है, ये अभी लिखी जा रही है, इसी पल, इसी क्षण। और अगला चैप्टर वो और भी खतरनाक होगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया ने देख लिया है तेल के लिए कितनी दूर तक जाया जा सकता है। तेल का नया खेल अब शुरू होता है।